तुम्हें लगता है कि मैस्टरबेशन तुम्हें वीक बना रहा है, फेस खराब कर रहा है या कॉन्फिडेंस गिरा रहा है, लेकिन सच्चाई इतनी सिंपल नहीं है। और यही कंफ्यूजन तुम्हें बार बार गिल्ट में डाल देता है, क्योंकि प्रॉब्लम एक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम है तुम इसे कैसे कर रहे हो और किस कंडीशन में कर रहे हो। और ये डिफरेंस अगर तुम समझ गए तो आधा डाउट वहीं क्लियर हो जाएगा। अभी एक चीज नोटिस करो, जब तुम कंट्रोल में होते हो और कैजुअली करते हो बिना किसी प्रेशर के, तो तुम्हें उतना फर्क फील नहीं होता, तुम नॉर्मल रहते हो। लेकिन जैसे ही हैबिट कंपल्सिव बनती है, मतलब बिना सोचे समझे बार बार अर्ज ट्रिगर होने लगती है और तुम खुद को रोक नहीं पाते, तब इफेक्ट दिखना शुरू होता है। और यहीं से लोग ये मान लेते हैं कि मैस्टरबेशन ही प्रॉब्लम, जबकि असली इशू उसका अनकंट्रोल्ड पैटर्न होता है। अब यहाँ थोड़ा और डीप समझो। जब तुम हाई स्टिमुलेशन कंटेंट के साथ ये करते हो, जैसे बहुत ज्यादा नॉवेल्टी या एक्सट्रीम लेवल का कंटेंट, तो ब्रेन को बहुत हाई डोपामिन स्पाइक मिलता है और ये स्पाइक धीरे धीरे ब्रेन की बेसलाइन सेंसिटिविटी को कम करने लगता है। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि नॉर्मल एक्टिविटीज जैसे पढ़ाई, काम या रियल लाइफ इंटरेक्शंस उतने रिवॉर्डिंग नहीं लगते जितने पहले लगते थे, और यहीं से मोटिवेशन ड्रॉप होना शुरू होता है और लोग इसे डायरेक्टली फिजिकल वीकनेस समझ लेते हैं, जबकि ये मोस्टली मेंटल रिवॉर्ड सिस्टम का इम्बैलेंस होता है। अब एक और चीज जो लोग इग्नोर करते हैं वो है फ्रीक्वेंसी और रिकवरी। अगर तुम लगातार सेम पैटर्न में ये कर रहे हो, बिना प्रॉपर गैप दिए, बिना बॉडी और माइंड को रीसेट होने का टाइम दिए, तो फटीग फील होना ऑब्वियस है, क्योंकि हर बार तुम एनर्जी और फोकस दोनों स्पेंड कर रहे हो। और जब रिकवरी नहीं होती तो टायर्डनेस एक्यूमुलेट होती जाती है और तुम उसे मैस्टरबेशन का डायरेक्ट साइड इफेक्ट मान लेते हो, जबकि असली इशू ओवर यूज और लैक ऑफ बैलेंस हो। अब यहाँ एक और हिडन फैक्टर है, गिल्ट और ओवरथिंकिंग। कई लोग एक्ट के बाद खुद को जज करते हैं, गिल्ट फील करते हैं और बार बार सोचते रहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया, और ये मेंटल स्ट्रेस खुद उनकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को और गिरा देता है और धीरे धीरे ये एक लूप बन जाता है जहां एक्ट से ज्यादा उसका गिल्ट डैमेज करता है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि इंटरनेट पर तुम्हें एक्सट्रीम ओपिनियंस मिलेंगे। कोई बोलेगा ये पूरी तरह खराब है और तुम्हें पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, और कोई बोलेगा कि ये बिल्कुल सेफ है और इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन रियलिटी इन दोनों के बीच में है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी और ब्रेन बैलेंस पर काम करते हैं और कोई भी चीज जब इम्बैलेंस में जाती है तभी प्रॉब्लम बनती है। इसलिए अगर तुम इस टॉपिक को सही तरीके से समझना चाहते हो तो तुम्हें एक्सट्रीम से हटकर देखना होगा और ये समझना होगा कि कंट्रोल, अवेयरनेस और फ्रीक्वेंसी ही मेन फैक्टर्स हैं। और जब तुम इन चीजों को हैंडल करना सीख जाते हो, तब ये चीज तुम्हारे ऊपर कंट्रोल नहीं करती, बल्कि तुम इसके ऊपर कंट्रोल में आ जाते हो। और यहीं से क्लैरिटी शुरू होती है, जहां तुम बिना अननेसेसरी फियर और बिना गिल्ट के अपने बिहेवियर को समझकर उसे सही डायरेक्शन में ले जा सकते हो। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आखिर कब ये एक नॉर्मल बिहेवियर से प्रॉब्लम में बदलता है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि लाइन कहाँ क्रॉस होती है, और इसका आंसर फ्रीक्वेंसी अलोन नहीं है, बल्कि पैटर्न और कंट्रोल है। सबसे पहले तुम ये चेक करो कि क्या तुम इसे कॉन्शियसली डिसाइड करके कर रहे हो या बस अर्ज आते ही ऑटोमेटिकली कर देते हो। अगर दूसरा वाला केस है तो समझ लो ये हैबिट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, बल्कि तुम उसके कंट्रोल में हो, और यही पहला रेड फ्लैग है। अब दूसरा साइन है मेंटल डिपेंडेंसी। अगर तुम स्ट्रेस, बोर्डम या लोनलीनेस को हैंडल करने के लिए हर बार इसी चीज का यूज कर रहे हो, तो धीरे धीरे ब्रेन इसे डिफॉल्ट एस्केप बना लेता है और फिर तुम्हें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैंडल करना और मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि तुम्हारा माइंड क्विक रिलीफ का आदी हो चुका होता है। अब तीसरा साइन है स्टिमुलेशन एस्केलेशन। शुरू में सिंपल चीज से काम चल जाता है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ज्यादा इंटेंस या डिफरेंट कंटेंट की जरूरत पड़ती है ताकि वही लेवल का सेटिस्फेक्शन मिले, और ये क्लियर इंडिकेटर है कि ब्रेन की सेंसिटिविटी चेंज हो रही है, और ये लॉन्ग टर्म में फोकस और अट्रैक्शन पैटर्न दोनों को अफेक्ट कर सकता है। अब चौथा साइन है एनर्जी मिसमैच। कई बार तुम फिजिकली थके हुए नहीं होते, फिर भी मेंटली ड्रेन फील करते हो, फोकस नहीं बनता, मोटिवेशन लो रहता है, और तुम समझ नहीं पाते कि क्यों। और ये अक्सर तब होता है जब डोपामिन सिस्टम ओवरयूज्ड हो चुका होता है और ब्रेन को रीसेट का टाइम नहीं मिला होता। अब पांचवा साइन है गिल्ट लूप। अगर एक्ट के बाद तुम्हें बार बार रिग्रेट, शेम या सेल्फ डाउट फील होता है और तुम खुद को जज करते हो, तो ये साइकिल और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस फिर से वही हैबिट ट्रिगर करता है और तुम उसी लूप में फंस जाते हो। अब यहाँ एक और चीज समझनी जरूरी है कि प्रॉब्लम सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं है। कुछ लोग काम करते हैं लेकिन फिर भी स्टक रहते हैं, क्योंकि उनका पैटर्न कंपल्सिव होता है, और कुछ लोग कंपैरेटिवली ज्यादा करते हैं लेकिन कंट्रोल में रहते हैं, क्योंकि उनके पास अवेयरनेस और लिमिट होती है। इसलिए तुम्हें खुद के पैटर्न को ऑनेस्टली ऑब्जर्व करना होगा, ना कि ब्लाइंडली दूसरों से कंपेयर करना होगा। अब नेक्स्ट लेवल समझो। अगर तुम्हें रियल लाइफ इंटरेक्शन, अट्रैक्शन या कॉन्फिडेंस में चेंज फील हो रहा है, जैसे आई कांटेक्ट अवॉइड करना, सोशल हेजिटेशन या फोकस की कमी, तो ये सिग्नल्स हैं कि तुम्हारा इंटरनल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, और अब इसे इग्नोर करना सही नहीं होगा, क्योंकि जितना ज्यादा डिले करोगे उतना ये पैटर्न स्ट्रांग होता जाएगा। इसलिए यहाँ सबसे जरूरी स्टेप है अवेयरनेस से एक्सेप्टेंस पर आना। मतलब ये मानना कि अगर इशू है तो है और उसे फिक्स करना पॉसिबल है, और यहीं से तुम अगले फेज में एंटर करते हो जहाँ कंट्रोल बिल्ड किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि इशू कहाँ बनता है और कैसे बिल्ड होता है, लेकिन अगर तुमने इसे प्रैक्टिकली कंट्रोल करना नहीं सीखा तो सारी अंडरस्टैंडिंग बेकार हो जाएगी। इसलिए अब सीधा बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले तुम्हें इंस्टेंट कंट्रोल की जगह पैटर्न कंट्रोल पर फोकस करना होगा, क्योंकि अर्ज को फोर्स से दबाने की कोशिश ज्यादातर केसेस में फेल होती है और फिर रिबाउंड और स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए पहला स्टेप है डिले टेक्निक। जब भी अर्ज आए तो तुरंत रिएक्ट मत करो, खुद को थोड़े टाइम के लिए रोक कर रखो, चाहे
5 से 10 मिनट ही क्यों ना हो, और इस दौरान अपने अटेंशन को किसी दूसरे काम में शिफ्ट कर, जैसे वॉक करना, पानी पीना या एनवायरनमेंट चेंज करना, क्योंकि अर्ज वेव की तरह होती है। अगर तुम उसे तुरंत फ्यूल नहीं देते तो वो खुद ही धीरे धीरे नीचे आने लगती है। अब दूसरा स्टेप है ट्रिगर रिमूवल। तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि तुम्हारे ट्रिगर्स क्या है, जैसे स्पेसिफिक कंटेंट, अकेलापन, बोर्डम या लेट नाइट स्क्रोलिंग, और फिर कॉन्शियसली उन्हें लिमिट या एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि जब तक ट्रिगर सामने रहेगा तब तक कंट्रोल मुश्किल रहेगा। अब तीसरा स्टेप है एनवायरनमेंट रीसेट। अगर तुम्हारा डेली रूटीन ही ऐसा है जहां तुम्हारे पास खाली टाइम ज्यादा है और डिस्ट्रैक्शंस आसानी से मिल जाते हैं, तो हैबिट खुद ही रिपीट होगी। इसलिए तुम्हें अपने दिन को स्ट्रक्चर करना होगा ताकि माइंड आइडल ना रहे, क्योंकि आइडल माइंड ही सबसे जल्दी उसी पैटर्न में गिरता है। अब चौथा स्टेप है एनर्जी रीडायरेक्शन। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ रेजिस्ट करते रहो, बल्कि उस एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव या फिजिकल एक्टिविटी में शिफ्ट करो, जैसे वर्कआउट, रनिंग या कोई फोकस टास्क, क्योंकि जब बॉडी और माइंड एंगेज रहते हैं तो अर्जेस की इंटेंसिटी नेचुरली कम हो जाती है। अब पांचवा स्टेप है फ्रीक्वेंसी रेगुलेशन। यहाँ एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है, ना तो अचानक सब कुछ बंद करना रियलिस्टिक है और ना ही बिना लिमिट के चलते रहना। इसलिए तुम्हें अपने लिए एक कंट्रोल्ड पैटर्न बनाना हो, जहां तुम धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करो और बीच में प्रॉपर रिकवरी टाइम दो, ताकि ब्रेन रीसेट हो सके। अब एक और डीप चीज समझो, जिसे रिलैप्स लूप कहते हैं। अगर कभी तुम कंट्रोल लूज कर देते हो तो उसे फेलियर मत समझो, क्योंकि यही सोच तुम्हें फिर उसी साइकिल में डाल देती है। इसके बजाय उसे ऑब्जर्व करो कि कहाँ ट्रिगर आया और अगली बार उसे कैसे हैंडल करना है, क्योंकि इंप्रूवमेंट लीनियर नहीं हो, उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब फाइनल बात यह है कि रियल कंट्रोल का मतलब कंप्लीटली अवॉइड करना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस के साथ मैनेज करना है। जब तुम ये सीख जाते हो कि कब, क्यों और कैसे ये हैबिट ट्रिगर होती है और तुम उसे कॉन्शियसली हैंडल करते हो, तभी तुम उसके ऊपर कंट्रोल में आते हो। और वही पॉइंट है जहां से तुम्हारा फोकस, एनर्जी और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू होता है।